नमस्कार। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत वही अपनी वैदिक सभ्यता के आगे के क्रम में चर्चा करने वाले हैं कि वैदिक सभ्यता में राजनीतिक व्यवस्था कैसे थी, उसके बारे में एक संक्षिप्त परिचय है। फिर किस प्रकार का शासन था। चलो हम वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत चर्चा करने वाले हैं। राजनीतिक व्यवस्था की बात करते हैं तो वैदिक काल में राजनीतिक जीवन था वो वास्तव में सुव्यवस्थित था और अच्छे एक राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। उस समय राज्य की जो सबसे छोटी इकाई राजनीतिक व्यवस्था की थी वो कुल थी और सबसे बड़ी इकाई के रूप में राष्ट्र को माना जाता था। देखो, कुल सबसे छोटी इकाई थी। बहुत सारे कुलों को मिलाकर एक ग्राम का निर्माण होता था और बहुत सारे ग्रामों को मिलाकर एक विश्व का निर्माण होता था और बहुत सारे विश्व मिलकर जन का निर्माण करते थे और बहुत ही सब जनों को मिलाकर एक राष्ट्र का निर्माण किया जाता था। इस प्रकार से एक राज्य संगठित राजनीतिक व्यवस्था थी। ये एक आरोही क्रम था। कुल सबसे छोटी इकाई थी जिसका जो मुखिया था वो कुलुक था और उसके बाद बड़ी इकाई आती है कुल से बड़ी जो ग्राम कहलाती थी और ग्राम का मुखिया ग्रामणी था जो संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था की देखरेख करता था। उसके बाद कई ग्रामों को मिलाकर एक विश्व बनाया जाता था और उसका विस्पत्ति जो मुखिया होता था और विश्व के बाद की जो संस्था थी वो जन थी और जन का मुखिया गोप कहलाता था। ये गोप है जो वास्तव में संपूर्ण जन की व्यवस्था करता था और इनके नीचे जो भी अधिकारी थे वो इसके अंतर्गत आते थे और गोपों के बाद जो सभी को मिलाकर एक संघ बनता था जिसको राष्ट्र कहते थे और राष्ट्र का मुखिया राजा होता था। ये राजा का पद वंशानुगत भी हो सकता था या अच्छा कोई राजवंश से चुनकर भी आ सकता था। राजा का जब राज्याभिषेक होता तो राजा को जनता के कल्याण के लिए एक शपथ लेनी पड़ती थी। वो जनता के कल्याण की शपथ लेता था और जनता के कल्याण के लिए ही हर समय वो तैयार रहता था। इस कल्याण के पीछे जनता भी राजा को एक बलिहर्त कर है जो राजा को जनता द्वारा टैक्स दिया जाता था और राजा है उस टैक्स के द्वारा खुद के साथ साथ राज्य संचालन में भी उनका वहन किया जाता है। वो खर्चा वहीं पर किया जाता था। यहाँ पर ऋग्वेद के अंतर्गत कई जगह पंचजना शब्द का उल्लेख मिला है। पंचजना का मतलब है 5 जन। उस समय प्रमुख थे जिनमें अणु, यदु, तुर्वस, पुरु और दुहिया, ये 5 जन प्रमुख थे और 5 संगठित थे, मजबूत थे। उस समय कई जगह हमें युद्धों का वर्णन भी मिलता है। तो एक 10 राज्य युद्ध हुआ था। भरतजन के राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच रावी नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया था, इसीलिए इनको 10 राज्य युद्ध कहते हैं। इस युद्ध में राजा सुदास विजयी हुआ था। अब ये होने का कारण क्या था कि राजा सुदास ने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर वशिष्ठ को जब पुरोहित बना दिया था तो विश्वामित्र नाराज हो गया था और विश्वामित्र ने राजा सुदास को सबक सिखाने के लिए जो 10 जनों के राजा थे उनको संगठित किया और संगठित करने के बाद युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। युद्ध हुआ जो 10 राज्य युद्ध कहलाया, लेकिन इसके अंदर 10 राजाओं की हार हुई और सुदास विजयी हुआ था। प्रशासनिक कार्यों में सहयोग के लिए पुरोहित और सेनानी जैसे पद थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार से राजनीतिक व्यवस्था का ये एक परिचय था कि किस प्रकार के एक संगठन बनता था, किस प्रकार से एक राष्ट्र का निर्माण होता था। इसमें प्रमुख सवाल है आपके बलिहर्त किससे कहते हैं, दूसरा है 10 राज्य युद्ध से आप क्या जानते हैं, तीसरा है कि राजनीतिक व्यवस्था का संगठन किस प्रकार से था, समझाइए। 3 सवाल है और तीनों को आपको करना है। थैंक यू। कल आगे अगले वीडियो में फिर हम सभा और समिति के ऊपर चर्चा करेंगे और महाजनपदों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।